चलो क्वेश्चन नंबर 8। अभी इसमें एक नया पॉइंट है एक नया अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा, तो भी थोड़ा सा है ना, आज क्वेश्चंस अलग रहेंगे। हाँ ठीक है, चलो देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में। वी आर गिवन दैट पीटीएक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ चेंज इन इट्स प्रेजेंट क्रेडिट पॉलिसी। मतलब इनको अपना जो पॉलिसी है वो चेंज करना है। ठीक है, करंटली इट इज इवैल्यूएटिंग टू पॉलिसीज। मतलब यहाँ पे दिया हुआ देखो, एक तो अपने पास प्रेजेंट पॉलिसी है, फिर ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, तो अपने को टोटल कितने ऑप्शंस इवैल्यूएट करने हैं यहाँ पे? 3। देन द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गिव अ रिटर्न ऑफ 20% ऑन इन्वेस्टमेंट। ये 20% क्या है बताओ जरा? COCD कैलकुलेट करने का रेट है ये। ठीक है, देन द कंपनीज वेरिएबल कॉस्ट आर 70% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो बाकी का 30% क्या रहेगा? इट विल बी कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बाकी का फिक्स कॉस्ट नहीं आएगा। हाँ क्या बोला उसने? अच्छा कुछ नया इनोवेशन का डाला उसने, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला ना। सो 70% वेरिएबल कॉस्ट है, तो बाकी का 30% क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रेजेंट एंड द प्रपोज पॉलिसीज एज फॉलोज। एनुअल क्रेडिट सेल्स अपने को दिया हुआ यहाँ पे 30 lakhs है, ऑप्शन 1 में बढ़ के 42 हो जाएगा, फिर 45। एक नया इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, और डेटर्स टर्नओवर रेशियो प्रेजेंट पॉलिसी में 4 times है, फिर बाद में ऑप्शन 1 में इट इज 3 times एंड ऑप्शन नंबर 2 में इट इज व्हाट 2.4 times। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन अपने को दिया है, राइट। वेन एवर डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज गिवन, इट इज गिवन टू कैलकुलेट द क्रेडिट पीरियड। इट इज गिवन टू कैलकुलेट व्हाट? क्रेडिट पीरियड। क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्रेडिट पीरियड नहीं है, तो एक इनडायरेक्ट वे दिया हुआ है बाय गिविंग व्हाट बाय गिविंग डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो से हम लोग क्या निकालेंगे? यहाँ पे हम निकालेंगे कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन पीरियड मतलब क्रेडिट पीरियड। ठीक है, चलो फिर लॉस ड्यू टू बैड डेट्स अभी जो चल रहा है उसमें 3% है, ऑप्शन 1 में 5%, ऑप्शन 2 में 6%। The return on investment in new accounts receivable is based on the cost of investment in debtors। मतलब ये लोग बोल रहे हैं COCD है ना, वो कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करो। किसके ऊपर कैलकुलेट करो? कॉस्ट। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन अपने को देने का जरूरत है कि अपने को ऑलरेडी पता है, कि हमें COCD किसके ऊपर कैलकुलेट करना है? कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, विच ऑप्शन वुड यू रिकमेंड इज अ क्वेश्चन। ऑल्सो शो द चेंज इन द कैलकुलेशंस यूजिंग इंक्रीमेंटल अप्रोच। ठीक है, ये अपन बाद में करेंगे, पहले अपने को जो मेन पार्ट है वो अपने को समझना है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन के अंदर क्या नहीं दिया हुआ है, तो हमें कलेक्शन पीरियड नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नाउ हाउ दिस डेटर्स टर्नओवर रेशियो विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द कलेक्शन पीरियड, पहले वो एक्सप्लेन करता हूँ। उसके पहले ये भी पता होना चाहिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है डेटर्स टर्नओवर रेशियो का, ये भी क्या है। ठीक है, तो और उसमें से अपने को कलेक्शन पीरियड कैसे मिलेगा। ठीक है, तो सपोज एक यहाँ पे एक फर्म है जो क्रेडिट दे रहा है 1 महीने का। ठीक है, मतलब जब भी वो लोग गुड्स बेचते हैं, डेटर को बोलते हैं 1 महीने के बाद तुमको क्या करना है? तुमको पेमेंट करना है। ठीक है, सो व्हाट इज अ कलेक्शन पीरियड ओवर ईयर? 1 month। व्हाट इज अ क्रेडिट पीरियड ओवर ईयर? 1 month। ठीक है, व्हाट इज अ वेटिंग पीरियड ओवर ईयर? इज व्हाट इज 1 month। ठीक है, सपोज अगर हमने 1 जनवरी को 2 लाख का सेल किया 1 Jan को, 1 महीने का हम लोग ने टाइम दिया हुआ है, ये पैसा कभी आएगा? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते फेब में। कौन से फेब को आएगा? 1 महीने का एग्जैक्ट क्रेडिट है, 1 जनवरी को अगर सेल किया तो ये पैसा कभी आएगा? 1 फेब को आएगा। हाँ ठीक है, तो ऐसा मत बोलो फेब पूरा 28 दिन है। ठीक है, हाँ तो पूरा 28 दिन में से तुमको पैसा कभी मिलने वाला है? तो 1 फेब को। ठीक है, अगर हमने 1 जनवरी को 2 लाख का क्रेडिट सेल किया है, तो 1 जनवरी को 2 लाख का डेटर भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? डेटर। ठीक है, 2 जनवरी को डेटर कितना रहेगा? चलो 2 का 4 हो जाएगा। सेल तो 2 लाख का ही किया है, 1 जनवरी को 2 लाख का डेटर बराबर है, 2 जनवरी को 2 लाख का डेटर, 15 जनवरी को 2 लाख का, 31 जनवरी को 2 लाख का। ठीक है, दैट मीन्स के डेटर पूरा महीने के लिए अमाउंट कितना रहेगा मालूम है? 2 lakhs। ठीक है, दिस 2 lakh इज आउटस्टैंडिंग। ओके, फिर क्या होगा मालूम है? 1 फरवरी को जनवरी का पैसा आएगा। ठीक है, फिर सपोज वापस 1 फरवरी को हमने 2 लाख का सेल किया अगेन। ठीक है, अब बताओ डेटर 1 फरवरी को डेटर कितना रहेगा?
देखो कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बहुत सीधा साधा क्वेश्चन है ये, ठीक है। कि फर्स्ट फरवरी को जनवरी का पैसा आ गया, वापस हमने सेल किया है फर्स्ट फरवरी को ही 2 लाख रुपए का तो फर्स्ट फरवरी को डेटर कितना रहेगा, 2 लाख ही रहेगा, बराबर है। सेकेंड फरवरी को 2 लाख, 14 फरवरी को 2 लाख, बराबर है। हाँ, 28 फरवरी को 2 लाख, ठीक है। मतलब पूरा महीने में डेटर का अमाउंट कितना रहेगा, 2 लाख, ठीक है। अच्छे से समझना ये एग्जाम्पल है। आई एम एक्सप्लेनिंग डेटर्स टर्नओवर रेशियो। कौन सा, डेटर्स टर्नओवर। फिर टर्नओवर में से एक महीने का कैलकुलेशन मैं करके देगा तुमको, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया है कि जो कलेक्शन पीरियड है वो कितना मंथ्स का है, 1 मंथ का है, ठीक है। अभी देखो 1 मार्च को फरवरी का पैसा आएगा। सपोज वापस 1 मार्च को तुमने 2 लाख का सेल किया, ठीक है। व्हाट विल बी डेटर ऑन 1 मार्च, 2 lakhs, ठीक है। 15 मार्च 2 लाख, 31 मार्च 2 lakhs, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा मार्च महीने में डेटर कितना रहेगा, इट विल बी 2 lakhs, ठीक है। अब ये 3 महीने में क्या हुआ है मालूम है, 3 महीने में हमने कितने का सेल कर दिया है, चलो 6 लाख का सेल किया, उसमें जनवरी का पैसा आ गया, फरवरी का पैसा आ गया, मतलब 6 लाख में से 4 लाख का कलेक्शन हो गया, और अभी भी कितना कलेक्शन बाकी है, 2 lakhs, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू नो, दैट इज योर डेटर्स, ठीक है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज एवरेज डेटर्स, एवरेज डेटर्स मतलब 1 जनवरी से लेके 31 मार्च मतलब जो लास्ट डेट है उस डेट तक कोई भी दिन को अगर हम लोग देखेंगे, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेटर्स वी वर हैविंग, 2 lakhs, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज एवरेज डेटर्स। क्या बोलते हैं उसको, एवरेज डेटर्स, ठीक है। सपोज ये एक्टिविटी और 3 महीना चलता है, सेम एक्टिविटी, ठीक है। मतलब एवरी मंथ के फर्स्ट को सेल होएगा और लास्ट महीने का पैसा अपने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या होएगा मालूम है, अप्रैल मई एंड व्हाट यू नो, मई एंड जून, ठीक है। तो अप्रैल में मार्च का पैसा आएगा, वापस सेल करेंगे, वापस डेटर कितने का होएगा मालूम है, 2 lakhs, ठीक है। फिर मई में क्या होएगा, तो अप्रैल का पैसा आएगा वापस से मई में हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे 2 लाख का। पूरा मई महीने में योर अमाउंट ऑफ डेटर विल बी हाउ मच, विल बी 2 lakhs, ठीक है। अभी थोड़ा स्पीड बढ़ा है मैंने, समझा तुम लोग को ये, ठीक है। फिर जून में क्या होएगा, तो मई का पैसा आएगा, 1 जून को वापस 2 लाख का सेल करेंगे, पूरा जून महीने में डेटर का अमाउंट कितना रहेगा, 2 lakhs, ठीक है। ये 6 महीने में क्या हुआ, तो हमने 12 लाख का सेल कर दिया, ठीक है, 10 लाख का कलेक्शन कर लिया, और 2 लाख रुपए का क्या रहेगा मालूम है, अभी भी डेटर्स, ठीक है। व्हाट इज एवरेज डेटर्स, 2 lakhs। ये सबको ऐड करके डिवाइड बाय 6 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम लोग को, 2 lakhs। सो एवरेज डेटर इज व्हाट यू नो इज 2 lakh, ठीक है। सपोज ये एक्टिविटी पूरा साल चलता है, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड व्हाट यू नो एंड दिसंबर, ठीक है। एवरी मंथ में लास्ट मंथ का पैसा मिलेगा, और वही मंथ के फर्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, 2 लाख का सेल करेंगे, ठीक है। एवरी मंथ के एंड पे 2 लाख रुपए का डेटर रहेगा। ये एक्टिविटी पूरा साल हुआ, ठीक है, एंटायर ईयर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 12 महीने में कितने का सेल कर दिया रहेगा हम लोग ने, 24 lakhs का सेल कर दिया रहेगा, ठीक है। 22 लाख का कलेक्शन हो गया रहेगा, और 2 लाख रुपए का क्या रहेगा, डेटर्स, राइट। व्हाट इज एवरेज डेटर्स, 2 lakhs। ये सबको ऐड करके डिवाइड बाय 12 करना है, बराबर है। सो व्हाट इज एवरेज डेटर्स, वी विल हैव 2 lakhs, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि हमने सेल किया, डेटर हुआ, सेल किया, डेटर हुआ, ये पूरा जो एक्टिविटी है ये पूरे साल में कितनी बार हुआ है, 12 टाइम्स हुआ। कितना टाइम्स हुआ, 12 टाइम्स। ये जो 12 टाइम्स जो तुमने अभी ओरल आंसर दिया है ना, इसको बोलते हैं डेटर्स व्हाट यू नो टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो सेल किया, डेटर हुआ, सेल किया, डेटर हुआ, ये पूरा साल में ये एक्टिविटी हमने कितनी बार किया, 12 बार। सो दिस इज कॉल्ड एज डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अभी इसका एक अकाउंटिंग फॉर्मूला है, जो तुमने 12 बार अभी बोला ना, उसका अकाउंटिंग फॉर्मूला है। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो, आंसर बोलो क्या है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज, 12 टाइम्स, ठीक है। सो उसका जो फॉर्मूला है इज क्रेडिट सेल्स divided by average debtors. So what is the formula we are having, credit sales divided by average debtors, ठीक है। what is the credit sales for the entire year, we are having 24 lakhs, ठीक है। what is average debtors, 2 lakhs, ठीक है। so this is how many times in a year, 12 times in a year, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको मिलता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। पहले डेटर्स टर्नओवर रेशियो का मतलब समझा, ठीक है। अभी ये मतलब ये जो क्वेश्चन है उसने बोला है प्रेजेंट पॉलिसी में डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। मतलब सेल करोगे डेटर होगा, सेल करोगे डेटर होगा, ऐसा कितनी बार होगा पूरे साल में, 4 टाइम्स होएगा, ठीक है। फिर ऑप्शन 1 में कितनी बार होगा, 3 टाइम्स। ऑप्शन 2 में कितनी बार होगा, 2.4 टाइम्स, ठीक है। पहला डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्लियर है तुम लोग को, ठीक है। अभी अगर ये एक्टिविटी 12 महीने में
12 टाइम्स हुआ है, 12 महीने में 12 टाइम्स हुआ है, मतलब वी आर डूइंग द कलेक्शन एवरी 1 मंथ, वी आर डूइंग द कलेक्शन एवरी 1 मंथ, और ये 1 मंथ मैंने ऑलरेडी तुमको पहले से दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक महीना कैसे मिला अपने को, सो इट इज 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 टाइम्स, ठीक है। 12 महीने में ये एक्टिविटी 12 बार हुआ, मतलब वी आर डूइंग द कलेक्शन एवरी 1 मंथ, ठीक है। ये जो 1 मंथ आया है ना, इसको बोलते हैं डेटर्स कलेक्शन पीरियड। क्या बोलते हैं इसको, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, ठीक है। अभी डेटर्स कलेक्शन पीरियड यहाँ पे मंथ्स में दिया है, इसको डेज में भी कर सकते हैं और हम वीक्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें मंथ्स में कैलकुलेट करना है तो वी विल टेक 12, अगर तुमको डेज में कैलकुलेट करना है तो विल टेक 365, और अगर वीक्स में कैलकुलेट करना है विल टेक व्हाट 52। दिस इज डिवाइडेड बाय 12 टाइम्स, बराबर है। व्हाट इज 12 टाइम्स ओवर हियर, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। क्या है ये, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। सो 12 मंथ्स और 365 डेज और 52 वीक्स विल बी डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को मिलेगा व्हाट इज अ कलेक्शन पीरियड, ठीक है। तो मैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्यों दिया है ये क्वेश्चन में, सो दैट फ्रॉम द डेटर्स टर्नओवर रेशियो वी कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट इजीली कैलकुलेट द डेटर्स कलेक्शन पीरियड, ठीक है। अभी इसको है ना ये वाले क्वेश्चन में फिट करो, तो प्रेजेंट पॉलिसी में इट इज 4 टाइम्स, सो 12 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 3 मंथ्स, ठीक है। फिर 12 डिवाइडेड बाय 3 4 मंथ्स, फिर 12 डिवाइडेड बाय 2.4 5 मंथ्स आएगा, ठीक है। सो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, सो दैट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कैलकुलेट द डेटर्स कलेक्शन पीरियड, ठीक है। सो व्हाट इज द कलेक्शन पीरियड इन द प्रेजेंट पॉलिसी, 3 मंथ्स, इधर कितना आएगा 4 मंथ्स, यहाँ पे कितना आएगा 5 मंथ्स, ठीक है। तो अभी तक के सारे क्वेश्चंस में ये अपने को इन्फॉर्मेशन दे दिया था, ये क्वेश्चन में अपने को इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है जिससे हम लोग ने कैलकुलेट किया है व्हाट इज अवर डेटर्स कलेक्शन पीरियड, ठीक है। अभी अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल, ये समझा तुमको, ठीक है। अभी ये जो तुम्हारा रिजल्ट के बाद, ठीक है, जो टॉपिक चालू होएगा रेशियो एनालिसिस, ठीक है, उसके अंदर ये वाला रेशियो आएगा वापस से। सो दीज आर 2 रेशियोज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। कौन सा 2 रेशियो मैंने एक्सप्लेन किया, फॉर्मूला बोलो, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, ठीक है। फिर उसमें से हम लोग क्या डिराइव करेंगे, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। व्हाट इज द फॉर्मूला, 12 और 365 और 52 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। चलो ये पूरा एग्जांपल समझा, ठीक है। अभी इसमें से तुम्हें क्या नोट डाउन करना है, ये दोनों फॉर्मूलाज नोट डाउन करना है। डायरेक्ट एंट्री वाले लोग ने ये सुना रहेगा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो सुना रहेगा, हाँ, मैंने ये नहीं पूछा कि समझा रहेगा, ठीक है, समझा भी रहेगा कि वो क्या था वो रेशियो, हाँ। ऐसे अपने को रेशियो एनालिसिस चैप्टर में खाली 50 रेशियो समझने हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं है, हाँ ज़्यादा नहीं है, खाली 50 है, ऐसे ही हो जाएगा वो तो। अभी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये क्वेश्चन के अंदर, डेटर्स कलेक्शन पीरियड वी हैव अ चॉइस, इसको मंथ्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, डेज में एक्सप्रेस कर सकते हो और वीक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि डायरेक्टली डिविजिबल है 12 से, इसके लिए मैंने इधर मंथ्स लिया है, ठीक है। यू आर फ्री टू टेक इट इन व्हाट इन डेज, ओके। चलो तो यहाँ पे ये क्वेश्चन के लिए फर्स्ट विल राइट द फॉर्मूला, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। So debtors collection period is 12 months divided by debtors, TO का मतलब है टर्नओवर रेशियो। अभी प्रेजेंट पॉलिसी में बताओ क्या है, प्रेजेंट पॉलिसी में इट इज 12 डिवाइडेड बाय व्हाट बाय 4 है ना, 12 divided by 4, so it will be 3 months। ऑप्शन 1 में आएगा 12 divided by 3 times, that means collection is taking place every 4 months।
एंड फिर आएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 में इट इज 12 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2.4, सो इट इज 5 मंथ्स। बस ये मिल गया अपने को स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अभी ये मिल गया तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नेट बेनिफिट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो इजी था अंडरस्टैंडिंग डेटर्स टर्नओवर रेशियो एज वेल एज व्हाट यू नो डेटर्स का कलेक्शन पीरियड। आगे बढ़ू, चलो अभी अपना फॉर्मेट बनाएंगे। सो राइट डाउन द इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट पीरियड। अभी हमें क्रेडिट पीरियड फाइंड आउट करना है कि हमने कर लिया है, ये कर लिया है, ठीक है। सो राइट नाउ दिस इज 3 मंथ्स, फिर ऑप्शन 1 में 4 मंथ्स, ऑप्शन 2 में 5 मंथ्स। स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेल्स। अभी सेल्स कितना है 30 लैक्स, फिर बढ़ के हो जाएगा 42 और बढ़ के हो जाएगा 45। इसमें से क्या लेस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। व्हाट इज अ वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज, 70%। ये आएगा 21 लैक्स। इधर कितना आएगा, $31 लाख। चलो इसको डिडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, फिक्स कॉस्ट नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन स्लैश करके क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। चलो प्रेजेंट पॉलिसी में 9 लैक्स, 12 लाख 60, 1350। चलो फिर आगे ए बी सी डी में से क्या दिया है मालूम है, बैड डेट्स दिया हुआ है खाली, ठीक है। तो अभी का बैड डेट्स का परसेंटेज कितना है 3, ऑप्शन 1 में 5 एंड ऑप्शन 2 में 6। ये सब किसके परसेंटेज होते हैं, सेल्स के, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा लेस बैड डेट्स, $30 lakhs का 3%, 90,000। 42 lakhs का 5%, 2,10,000 एंड 45 lakhs का 6%, सॉरी 2,70,000। चलो ये माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। टैक्स है क्या क्वेश्चन में, नहीं, तो यही क्या हो जाएगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो दिस विल कम टू 8,10,000, 1050 and 1080। चलो इसमें से क्या माइनस होएगा, COCD, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स।
कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट तो है नहीं, तो डायरेक्टली वेरिएबल कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे प्रेजेंट पॉलिसी में आएगा 21 lakhs। कितना है COCD का परसेंटेज? कितना है क्वेश्चन में? 20% है। और यहाँ पे ये आएगा 3 months के लिए, सो 3/12। कितना? 1,05,000। चलो फिर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में 29,40,000, इसके ऊपर 20%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 4 months, सो 4/12, 1,96,000, सो 1,96,000। और आएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 का वेरिएबल कॉस्ट है 31,50,000, इसका 20% इंटू 5/12 होएगा ये। 2,62,500। चलो ये सब माइनस करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा नेट बेनिफिट। तो फर्स्ट वाले का प्रेजेंट का आएगा 7,05,000, 8,54,000, 8,17,500। चलो कौन से ऑप्शन यानी कौन से पॉलिसी को अपने को सिलेक्ट करना है? ऑप्शन 1। हाँ, सो ऑप्शन 1 विल बी सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ व्हाट? हाईएस्ट नेट बेनिफिट। कंक्लूजन लिखना है अगर तुम्हें पूछा रहेगा तो। विच ऑप्शन वुड यू रिकमेंड, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो उसका कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। चलो ये समझा? हाँ ठीक है। अभी यही क्वेश्चन के अंदर और एक पार्ट पूछा है तुम लोग को। ऑल्सो शो द चेंज इन कैलकुलेशंस, ऑल्सो शो द चेंज इन कैलकुलेशंस यूजिंग व्हाट? इंक्रीमेंटल अप्रोच, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच अपने को यूज करना है इसमें, ठीक है। अच्छा, अभी इंक्रीमेंटल का मतलब होता है डिफरेंशियल अप्रोच, ठीक है। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, यानी एक्स्ट्रा। डिफरेंस मतलब क्या होएगा? एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहां पे ना और एक फॉर्मेट बनाओ तुम लोग, पर्टिकुलर्स ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, बस इतना ही। हाँ, पर्टिकुलर्स ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। पर्टिकुलर्स ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, और जो जो मैं बोल रहा हूं वो तुम लोग लिखते जाना उसमें। प्रेजेंट पॉलिसी नहीं आएगा इसमें, इसमें सिर्फ क्या आएगा? ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, ओके। चलो हो गया, हो गया, डेकोरेशन हो गया। हाँ, अभी देखो ये है ना, ये जो प्रेजेंट पॉलिसी है ना, ये बेस कैलकुलेशन है। कौन सा कैलकुलेशन है? ये बेस, ठीक है। इफ आस्क यू व्हाट इज इंक्रीमेंटल सेल्स, व्हाट इज इंक्रीमेंटल सेल्स, ठीक है। तो यहां पे सेल्स कितना दिख रहा है तुम लोग को? 30 lakhs, ठीक है। ये 30 लाख से सेल बढ़ के कितना हो गया? हाँ, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल सेल्स, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑप्शन 1 में देखेंगे तो सेल्स बढ़ गया है, कितने से? 12 लाख से, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन 2 में देखेंगे तो वो बढ़ के कितना हो गया है? 15 lakhs, ठीक है। मतलब 30 lakhs के साथ सब कुछ कंपेयर करना है। इन शॉर्ट, यहाँ पे जो भी फिगर्स है ना प्रेजेंट पॉलिसी में, दैट इज अ बेस कैलकुलेशन। वहां से कितना इंक्रीज हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल। क्या बोलते हैं उसको? इंक्रीमेंटल, ठीक है। सो यू राइट डाउन इन द पर्टिकुलर्स इंक्रीमेंटल सेल्स,
चलो इंक्रीमेंटल सेल्स ऑप्शन 1 में लिखने का 12 लाख, ऑप्शन 2 में लिखने का 15 लाख। कहां से आया 12 लाख, कहां से आया 15 लाख, समझा तुम लोग को ये? ठीक है, ठीक है। फिर लेस इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द बेस वेरिएबल कॉस्ट? 21 लाख, ठीक है। तो यहां से बढ़ गया है ना तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट, तो यहां से यहां पे कितना बढ़ा है? 8,40,000। तो ऑप्शन 1 में लिखने का 8,40,000, और यहां से यहां कितना बढ़ा है? 10,50,000। इंक्रीमेंटल सेल्स में से इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल लिखना है, सब जगह पे इंक्रीमेंटल लिखना है। सो इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन, हाँ, तो ये देखो, ये 9 लाख से 1260 हो गया। तो इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन, वो दोनों का डिफरेंस भी वही आंसर आएगा। 3 लाख कितना आ रहा है? 60,000, और यहां से लेके यहां तक का 4,50,000। समझ रहे इंक्रीमेंटल क्या है वो? हाँ ठीक है। फिर लेस इंक्रीमेंटल बैड डेट्स, सो 90,000 इज अ बेस कैलकुलेशन। $90,000 से इंक्रीज होके कितना हो गया? 2,10,000। मतलब कितने से बढ़ा ये? अरे लो ना, कैलकुलेटर दिया है ना, 1,20,000, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंटल है, और 90 से हो गया 270, तो ये कितना होगा? 1,80,000। अच्छा, ये इंक्रीमेंटल वाला जो पार्ट है, ये क्वेश्चन ने बोला रहेगा तो ही करना है, अदरवाइज ये अप्रोच यूज नहीं करना है अपने को, हाँ, ठीक है। चलो, ये अप्रोच तुम डायरेक्टली नहीं करोगे अभी, क्योंकि तुम्हारा बहुत सारा टॉपिक्स हुआ नहीं है, ठीक है। तो तुम सच्ची में मेंटल हो जाओगे अगर ये डायरेक्ट करने को आया तो, ठीक है। विदाउट डूइंग दिस कैलकुलेशन और डायरेक्टली कैलकुलेट करना इज नॉट पॉसिबल एज ऑफ नाउ। वो पॉसिबल है, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो, तो हमें मिलेगा इंक्रीमेंटल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये बेस कैलकुलेशन है। 8,10,000, 8,10,000 से 1050 मतलब 2,40,000, और यहां से लेके यहां तक कितना हो रहा है? 1080 माइनस तो 270 होएगा इधर। समझा ना इंक्रीमेंटल का मतलब? समझा, ठीक है। चलो फिर लेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स, incremental cost of carrying debtors. What is the base calculation? 1,05,000, 1,05,000 से बढ़ के कितना हो गया? 1,96,000, तो 91,000 आएगा। 91,000 इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स, ऑप्शन नंबर 1 में। और यहां से यहां पे कितना बढ़ा है? 1,57,500। So you'll get incremental net benefit, हाँ, incremental net benefit। तो ये 7,05,000 से बढ़ के इधर आ जाएगा 1,49,000 आएगा ऑप्शन नंबर 1 में, और यहां से लेके फिर यहां तक 1,12,500, ठीक है। तो मुझे बताओ कि तुम्हारा इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा बेनिफिट कौन से ऑप्शन में ज्यादा आ रहा है? ऑप्शन 1, ठीक है। तो आंसर सेम रहेगा, खाली कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होएगा। ये चलो समझा, ये इंक्रीमेंटल समझा, ठीक है। ये पूछा रहेगा तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अदरवाइज विल कंटिन्यू आवर फॉर्मेट ओनली जो हम लोग ने किया है। तो अगर इनको चाहिए इंक्रीमेंटल, दे विल आस्क टू अस इन द क्वेश्चन, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9।
Now see here, what is given in question number 9? Star Limited, manufacturers of color TV sets, are considering the liberalization of the existing credit terms to 3 of their large customers A, B and C. ठीक है, तो यहाँ पे ना 3 कस्टमर है, कस्टमर ए है, कस्टमर बी है और कस्टमर सी है. ठीक है, अच्छा ये टेबल में से अपने को कुछ जो है इंफॉर्मेशन अपने को मिलेगा. तो क्या इंफॉर्मेशन है? The credit period and the likely quantity of TV sets that will be lifted by the customers are as follows. ठीक है, तो पहले कस्टमर ए का देखते हैं. कस्टमर ए 0 डेज का क्रेडिट, मतलब उसको हम गुड्स बेचेंगे कैश बेसिस पे. कौन सा बेसिस होएगा? कैश. ठीक है, तो वो 1000 टीवीज बाय करने के लिए रेडी है. ठीक है, हम उसको 30 डेज का क्रेडिट दे रहे हैं, तो फिर भी वो 1000 टीवी ही बाय कर रहा है. हम उसको 60 डेज का क्रेडिट ऑफर कर रहे हैं, तो भी क्वांटिटी 1000 है. 90 डेज का क्रेडिट ऑफर कर रहे हैं, तो भी क्वांटिटी खाली 1000 है. तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए ए के केस में? हमें उसको गुड्स जो है उसके मतलब जो भी हम लोग सेल करेंगे उसको, उसमें क्रेडिट देना चाहिए. तो 0, 30, 60, 90 इसमें से क्या यूज करना चाहिए? 0, ऑब्वियसली 0, क्योंकि क्या इंक्रीज नहीं हो रहा है? क्वांटिटी, सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा है. ठीक है, सो ए का तो डिसीजन मेकिंग हो गया, ओरली हो जाएगा ये. ठीक है, ए का खाली. तो ए के केस में ऑब्वियस बात है कि विल कंटिन्यू टू सेल द गुड्स टू ए ऑन व्हाट बेसिस? ऑन कैश बेसिस. ठीक है, चलो अभी आता है बी. बी कैश में 1000 जो है क्वांटिटी बाय करने के लिए रेडी है. ठीक है, फिर 30 डेज के क्रेडिट में क्वांटिटी बढ़ रहा है, कितना हो रहा है? 1500. फिर 60 में कितना हो रहा है? 2000. और 90 में कितना हो रहा है? 2500. ठीक है, तो क्या करना चाहिए बी के केस में? हमें उसको कितने दिन का क्रेडिट देना चाहिए? मैंने बोला ये पूरा क्वेश्चन ओरल क्वेश्चन नहीं है, खाली ए का ओरल था. हाँ ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बी का देखो और ऐसा करके. अभी बी के केस में ना हमें कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 0, 30, 60, 90 इसमें से किधर नेट बेनिफिट ज़्यादा है. ठीक है, वो पर्टिकुलर ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट करेंगे किसके लिए? बी के. ठीक है, चलो सी को कैश में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सी को 30 दिन के क्रेडिट में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है. उसका इंटरेस्ट कभी जागेगा जब उसको 60 दिन का क्रेडिट ऑफर करेंगे तभी. ठीक है, उसमें भी उसका इंटरेस्ट कितना है? खाली 1000. ठीक है, उसको 90 डेज का क्रेडिट देंगे तो उसका इंटरेस्ट है 1500. तो सी के केस में अपने पास 2 ही ऑप्शन है, या तो उसको 60 डेज का क्रेडिट दिया जाएगा या तो 90 डेज का. ठीक है, तो मुझे बताओ सी के केस में क्या करना चाहिए? 60 के 90, तो नेट बेनिफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा. कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार, एक 60 डेज में और एक 90 डेज में. ठीक है, चलो अभी नेट बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए द सेलिंग प्राइस पर टीवी सेट इज हाउ मच? 9000. द एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन इज 20% ऑन द सेलिंग प्राइस. तो ये क्या दिया हुआ है? कॉन्ट्रीब्यूशन. तो 80% क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है. ठीक है, देन द कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स एवरेज इज 20% पर एनम. सीओसीडी कैलकुलेट करने का रेट है, मतलब ना तो ए बी सी डी कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो डायरेक्टली क्या आएगा इसके अंदर? सीओसीडी. यू आर रिक्वायर्ड, 2 रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का. पहला रिक्वायरमेंट ये है, डिटरमाइन द क्रेडिट पीरियड टू बी अलाउड टू ईच कस्टमर. ठीक है, उसके बाद में वी हैव टू अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर फॉर ऑल द कैलकुलेशन पर्पस. बी पार्ट में पूछा है कि अगर सपोज वो लोग ने ए में सब फाइनल कर लिया, मतलब ए को इतना दिन का क्रेडिट, बी को इतना दिन का क्रेडिट, सी को इतने दिन का क्रेडिट, देन व्हाट अदर प्रॉब्लम्स द कंपनी माइट फेस इन अलाउइंग द क्रेडिट पीरियड एज डिटरमाइंड इन ए अबाउ. ठीक है, तो पहले इसके लिए अपने को ए वाला जो है इंफॉर्मेशन लगेगा, फिर हम सोच सकते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा कंपनी को. ठीक है, तो यहाँ पे ए का तो फाइनल हो गया, ए को कैश में बेचेंगे, बी का कैलकुलेट करना पड़ेगा, सी का कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो क्या हम ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें बी और सी दोनों साथ में आ जाए कि तुमको 2 बार करना है पूरा क्वेश्चन कि एक में एडजस्ट करके दे दूं पूरा, वरना पर्टिकुलर्स वाला पार्ट है ना 2 बार लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो तुम्हें 2 बार चाहिए कि एक ही बार में उड़ाना है? एक ही बार में होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी अपने को टाइम बचाना है. ठीक है, तो ऐसा फॉर्मेट यूज करेंगे कि दोनों का कैलकुलेशन एक साथ में हो जाएगा. ठीक है, पहले ए के लिए लिखो, चलो राइट डाउन. तो ऐसा हेडिंग लिखो, फॉर कस्टमर ए. फॉर कस्टमर ए द कंपनी शुड सेल द गुड्स. The company should sell the goods to customer A on cash basis.
द कंपनी शुड सेल द गुड्स टू कस्टमर ए ऑन कैश बेसिस ओनली। तो ए का हो गया, ठीक है। फिर लिखो फॉर कस्टमर बी एंड सी, evaluation of credit periods। अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। उसके पहले चालू मत करना, पहले समझ लो मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा फॉर्मेट निकाल रहा हूँ इसमें। मुझे बताओ दोनों के लिए कॉमन क्या है? पर्टिकुलर्स वाला जो कॉमन मतलब ये जो कॉलम है ना दोनों के लिए क्या है? सेम है, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम आएगा इसमें, और फिर मैं इसको ब्रेक करूंगा दो पार्ट में, एक सी का रहेगा और एक बी का रहेगा, ठीक है। तो मेन कॉलम्स में रहेगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा बी, फिर क्या आएगा? सी। बी में कितने ऑप्शंस है? 4। तो जो बी वाला कॉलम रहेगा ना बड़ा वाला, उसको वापस ब्रेक करना पड़ेगा, कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट। और सी वाला जो रहेगा उसको और 2 पार्ट में अपन ब्रेक करेंगे, ठीक है। चलो, तो पहले मैं इधर मेन कॉलम लिख रहा हूं, मेन। अकॉर्डिंगली तुम लोग फिर ये कॉलम ड्रॉ करना भाई। सी में 2 हो गया, ठीक है। चलो, अभी बी में कितने आएंगे? 4। सो 1, चलो, सो हैव दिस फॉर्मेट। ड्रॉ करो ये। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिट पीरियड। बी में कितने ऑप्शन है अपने पास? 4 ऑप्शन है। तो क्रेडिट पीरियड में आएगा 0, 30, 60 एंड 90। यहाँ पे तो 2 ही आएगा खाली, 60 एंड व्हाट 60 एंड 90। ये स्टार्ट करें। चलो, पहले आएगा सेल्स यूनिट्स। चलो, कस्टमर बी का 0 मतलब कैश में कितना बाय कर रहा है वो? 1000। फिर 30 में 1500, फिर 2000, फिर आएगा 2500। फिर 60 में, सी 60 में कितना बाय करने वाला है? 1000। और 90 में 1500। Sales at the rate of 9000 per unit. So we are starting from sales. तो 1000 units into 9000 selling price will give you sales of 90 lakhs. फिर 1500 into 9000, 1,35 lakhs. चेक करो तो बरोबर है। फिर 2090 का डबल 1,80 lakhs। इधर आएगा 2,25 lakhs। सी का 90 lakhs और इधर आएगा 1,35 lakhs। ये हमने पहले लिखा सेल्स। सेल्स में से क्या माइनस होएगा? वेरिएबल कॉस्ट। मेरे पास थोड़ा सा जगह का इशू है, दोनों पूरा लिखना वेरिएबल कॉस्ट।
अच्छा, व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज बताओ जरा। कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज दिया है ना 20%, मतलब वेरिएबल कॉस्ट 80% है, ठीक है, 80%। सो एट द रेट ऑफ 80%, सो 90 lakhs का 80% आएगा 72 lakhs। हाँ, फिर 1,35 का 80% आएगा 1,08 lakhs। फिर है 1,44 lakhs। इधर का बताओ, 1,80 आ रहा है। चलो फिर सी का आएगा 72 वापस से यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 1,08 lakhs। चलो ये आ गया कंट्रीब्यूशन। क्या आ गया यहाँ पे? कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अभी इसमें देखो ए बी सी डी कुछ भी नहीं है, फिक्स कॉस्ट भी नहीं है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन स्लैश ग्रॉस प्रॉफिट स्लैश नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्लैश नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो सब कुछ इधर ही स्लैश करके लिख देना। मैं कंट्रीब्यूशन स्लैश डायरेक्टली लिख रहा हूँ एनपैट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो 90 माइनस 72, सो इधर कंट्रीब्यूशन आएगा 18 lakhs। चलो यहाँ पे कितना आएगा? 27 lakhs। थर्टी 36 lakhs, 45 lakhs, इधर वापस से 18 lakhs एंड 27 lakhs। चलो अभी जो गेम है ये पूरा का पूरा किसका है? COCD कैलकुलेट करने का है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का लेस कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स। पहले मैं ले रहा हूं कस्टमर बी का। कस्टमर बी का 0 days का क्रेडिट में, ऑब्वियस बात है तुम्हारा COCD कितना आएगा? 0 ही आएगा ना। अरे हेलो, हाँ, बिकॉज नो मनी इज ब्लॉक्ड, ठीक है। नो मनी इज ब्लॉक्ड मतलब देर इज नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, 0 days में। फिर इसके 30 days में कैसा आएगा कैलकुलेशन? सो 30 days में COCD इज कैलकुलेटेड ऑन वेरिएबल कॉस्ट, सो 1,08 lakhs into 20% into 30 divided by 360। चलो कितना आ रहा है ये? बोलो। 1,80,000। सो दिस विल बी 1,80,000। 30 days का हुआ। अभी 60 days में, 60 days में इट विल बी ऑन 1,44 lakhs का 20%, 60 by 360, 8 lakh 50, 4,80,000।
फिर उसका 90 डेज में लेते हैं, तो 90 डेज में COCD किसके ऊपर कैलकुलेट होएगा? 1,80,00,000, इसके ऊपर 20% इंटू 90/360, 9 lakhs। चलो ये हो गया कस्टमर बी का। अभी कस्टमर सी का कैलकुलेशन करते हैं। कस्टमर सी में 2 ही बार करना पड़ेगा। तो पहला आएगा 60 डेज में, तो 60 डेज में 72 लाख्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, तो 72 लाख्स का 20% इंटू 60/360, 2,40,000। फिर इसका 90 में 1,08,00,000 के ऊपर 20% फॉर 90 डेज आउट ऑफ 360, 540। चलो ये सब अभी माइनस करो इंडिविजुअली, तो हमें मिलेगा नेट बेनिफिट। चलो तो इधर नेट बेनिफिट तो आएगा 18 lakhs पूरा, फिर 27 माइनस 2 25 20 इधर आएगा, 31 20, 36 lakhs। चलो रुक जाओ, अभी बताओ इसमें से चारों में से बी का कौन सा पीरियड सिलेक्ट करेंगे? 90 डेज का, बराबर है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सिलेक्शन। तो सिलेक्शन ये नहीं होएगा, ये नहीं होएगा, ये नहीं होएगा, लेकिन ये हो जाएगा, ठीक है, 36 lakhs का। अभी सी का नेट बेनिफिट निकालो, 60 डेज में कितना आ रहा है? 15,60,000, कितना? 21,60,000। हाँ, तो बी में बताओ कौन से ऑप्शन में ज्यादा नेट बेनिफिट आ रहा है? उधर भी 90 में आ रहा है, ठीक है। तो ये नहीं आएगा और ये आएगा बी का भी। समझा? अब ये बताओ फाइनल क्या हुआ? फाइनल कस्टमर क्रेडिट पीरियड एंड क्वांटिटी, कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी। कस्टमर ए का क्या फाइनल हुआ? 0 डेज, कितना क्वांटिटी बाय करके जाएगा? 1000। फिर कस्टमर बी का फाइनल किया 90, कितना क्वांटिटी आएगा? 2500। कस्टमर सी का भी फाइनल किया 90, कितना क्वांटिटी आएगा? 1500, ठीक है। चलो अगर कंपनी ने ये फाइनल कर दिया, अगर कंपनी ने ये फाइनल कर दिया तो कंपनी को क्या प्रॉब्लम होगा? ठीक है, दैट इज द रिक्वायरमेंट नंबर बी। सो व्हाट अदर प्रॉब्लम्स द कंपनी माइट फेस इन अलाउिंग द क्रेडिट पीरियड एज डिटरमाइंड इन ए अबाव, ठीक है। तो चलो इसको देख के बताओ क्या प्रॉब्लम हो सकता है कंपनी को। और अगर एग्जाम में आया और ये प्रॉब्लम तुमको नहीं समझा तो तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बैड डेट्स रहेगा तो दिया रहेगा बेटा क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन में बैड डेट्स नहीं दिया है, मतलब देयर इज नो बैड डेट्स। हाँ, तो वो तो अपन ऑलरेडी COCD कैलकुलेट करके लिया है।
चलो इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम लग रहा है? कस्टमर का, हाँ तो कस्टमर को करने दो ना कॉन्फ्लिक्ट आपस में, तो हमको क्या करना है उससे? नहीं, कस्टमर का कॉन्फ्लिक्ट कस्टमर के साथ नहीं होएगा, कस्टमर का कॉन्फ्लिक्ट कंपनी के साथ हो सकता है। हाँ ठीक है, तो ये लोग आपस में थोड़ी ना लड़ेंगे ए बी और सी, ठीक है? तो ए बी एंड सी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होएगा विद द कंपनी। किसके साथ हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट? विद द कंपनी। चलो कैसा टाइप का कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है अभी तुम लोग को? अच्छा, एक को क्रेडिट पीरियड दिया और दो को नहीं दिया, इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट होएगा? अरे बाप रे, वो तो मेरा डिसीजन है। कंपनी बी नहीं है, वो कस्टमर है। हाँ, वापस कंपनी बोल रही है तू? हाँ हम्म, हाँ तो कौन किसके पास आएगा और क्या कंप्लेन करेगा वो बताओ खाली। और नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। सुनो, कंपनी बी, ऑब्वियसली यहाँ पे जो है कस्टमर बी जो है कंपनी के पास आएगा और कस्टमर बी ये बोलेगा कि मेरे को 90 डेज का क्रेडिट दे रहे हो, सी को भी 90 डेज का क्रेडिट दे रहे हो, लेकिन मैं ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ और सी जो है कम क्वांटिटी बाय कर रहा है, ठीक है? तो बी आर्ग्यू कर सकता है कि मेरे को क्रेडिट पीरियड बढ़ा के चाहिए, मुझे क्या चाहिए? क्रेडिट पीरियड बढ़ा के चाहिए, ठीक है? या तो बी बोलेगा कि क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, आई वॉन्ट ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट चाहिए? ट्रेड डिस्काउंट। ये आर्ग्यूमेंट कौन करेगा विद द कंपनी? बी, कस्टमर बी करेगा, ठीक है? सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट बी विल कम टू द कंपनी एंड ही मे आस्क फॉर इंक्रीज इन द क्रेडिट पीरियड और ही मे आस्क फॉर व्हाट, आस्क फॉर ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है? ऐसा और एक प्रॉब्लम है, चलो आइडेंटिफाई करो। समझ गया ना कंपनी को क्या प्रॉब्लम होएगा वो बोलना है, ठीक है? ये आपस में तीनों लड़ रहे तो लड़ने देने का, तो उससे तो कंपनी को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? आपस में नहीं, ये लोग कंपनी के पास आके आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं तो कंपनी को प्रॉब्लम है। कैश रिजर्व्स नहीं बेटा, चलो इसमें से और एक कस्टमर कंपनी के पास आएगा, चलो और एक हिंट दे देता हूं। कौन आएगा? ए आएगा। यस, ए विल कम टू द कंपनी और ए क्या आर्ग्यू करेगा मालूम है तुम लोग को? ए बोल रहा है कि तुम मेरे को कोई क्रेडिट नहीं दे रहे हो, मैं 1000 टीवीज बाय कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन ये ना इंसाफी है मेरे साथ, क्योंकि 1000 जब भी सी बाय कर रहा है ना तो तुम उसको 60 डेज का क्रेडिट ऑफर कर रहे हो, ठीक है? सो नाउ ए कैन आर्ग्यू विद द कंपनी दैट यू गिव मी अ क्रेडिट पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज? 60 डेज, ठीक है? या तो ये बोलेगा कि मैं 60 डेज जल्दी पेमेंट कर रहा हूं तुमको, तो मेरे को कैश डिस्काउंट चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? कैश डिस्काउंट चाहिए, ठीक है? सो दीज आर द टू प्रॉब्लम्स दैट द कंपनी कैन फेस, ठीक है? अगर कंपनी ने ये फाइनल कर दिया तो, ठीक है? अभी क्या तुमको ऐसा डाउट आ रहा है कि ए को कैसे पता चलेगा, न बी को कैसे पता चलेगा, न सी को कैसे पता चलेगा? ऐसा डाउट आ रहा है? हाँ, कि ए को कैसा पता चलेगा कि बी ने 90 डेज का क्रेडिट पे 2500 क्वांटिटी बाय किया है, ठीक है? देखो ये ना ओपन मार्केट होता है, सपोज तुम सब लोग को अलग अलग फीस बोला, एक को 5000 बोला, एक को 10,000 बोला, ठीक है? तो तुमको नहीं लग रहा है कि 2-3 महीने के बाद तो सब लोग आपस में बात करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है? हाँ, तो मार्केट भी ओपन मार्केट होता है, एवरीबडी नोज अबाउट एवरीथिंग कि इसने इसके पास से इतना क्वांटिटी इतने क्रेडिट पीरियड में बाय किया है, तो ये एक ओपन मार्केट होता है। ठीक है? उससे कस्टमर्स को पता चलेगा कि वो लोग क्या बाय कर रहे हैं और क्या क्रेडिट पीरियड उनको दिया गया है वो, ठीक है? नाउ वी हैव टू राइट अबाउट द प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो जो दो प्रॉब्लम ने डिस्कस किया उसके बारे में लिख के देना पड़ेगा, ठीक है? बिकॉज दे स्पेसिफिकली आस्क्ड यू व्हाट द प्रॉब्लम्स द कंपनी माइट फेस इन अलाउइंग द क्रेडिट पीरियड एज डिटरमाइंड इन ए अबाउ, ठीक है? तो तुमको पहले ये नोट डाउन करना है जो मैंने लिखा है, हाँ तो कर लो चलो। हाँ, पहले जो ये लिखा है उसको नोट डाउन करो, फिर विल स्टार्ट राइटिंग द प्रॉब्लम्स। हाँ ठीक है, चलो राइट डाउन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स।
might be faced by the company if the above credit period is finalized. Customer B is given 90 days credit for 2500 quantity bought and customer C is also given 90 days credit for 1500 quantity bought. Here customer B can ask for increase in the credit period. Here customer B can ask for what, for increase in the credit period, or he may ask for trade discount for higher quantity bought. चलो समझा तुमको कस्टमर बी क्या बोलेगा वो? तो या तो वो बोलेगा मेरा 90 डेज से और मेरे को ज़्यादा क्रेडिट चाहिए, या तो बोलेगा कि मुझे ट्रेड डिस्काउंट चाहिए बिकॉज ही इज़ बाइंग मोर क्वांटिटी. ठीक है, सेम वे ए भी आएगा कंपनी के पास. ठीक है, सो यहाँ पे आएगा कस्टमर ए is given no credit for 1000 quantity bought comma but customer C is offered 60 days credit for the same 1000 quantity. For the same what, same 1000 quantity. Here customer A can ask for, here customer A can ask for 60 days credit or he may ask for cash discount for making early payment. Chalo, understood the question?
अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, मतलब सेकेंड पार्ट वॉज गुड, बाकी पूरा कैलकुलेशन तो कंफर्टेबल था, ठीक है। चलो अभी तुम्हारा मैथमेटिकल स्किल्स में चेक करता हूँ ये क्वेश्चन में, हाँ ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। चलो देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में। मोजेक लिमिटेड हैज करंट सेल्स ऑफ 15 lakhs पर ईयर, अभी जो चल रहा है 15 लाख का सेल्स है उसमें, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 75% ऑफ सेल्स एंड द बैड डेट्स आर 1% ऑफ 1% ऑफ सेल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कंप्राइजेज 80% वेरिएबल कॉस्ट एंड 20% फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। मतलब वेरिएबल कॉस्ट का भी इंफॉर्मेशन है और फिक्स्ड कॉस्ट का भी है। While the company's required rate of return is 12%, COCD कैलकुलेट करने का रेट है ये। Mosaic Limited currently allows the customer 30 days credit, but is considering increasing this to how many days? To 60 days, ठीक है। तो प्रेजेंट पॉलिसी का डेज बोलो 30 and this will increase to 60, ठीक है। Then it has been estimated that this change in the policy will increase the sales by 15%, तो सेल्स बढ़ जाएगा, अगर 30 से 60 पे जाएंगे तो 15% बढ़ जाएगा, ठीक है। While the bad debts will increase from 1% to 4%, तो अभी bad debt का परसेंटेज कितना है? 1% है, 1% से कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। It is not expected, मतलब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। It is not expected that the policy change will result in an increase in the fixed cost, ठीक है। क्रेडिटर्स एंड स्टॉक विल बी व्हाट विल बी अनचेंज, ठीक है। तीन चीज चेंज नहीं होएगा। कौन सा तीन चीज चेंज नहीं होएगा? फिक्स कॉस्ट, फिर क्रेडिटर्स एंड स्टॉक, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा ना, उसके बाद इमीडिएटली देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लास्ट में देखो क्या लिखा है, इंक्रीज इन स्टॉक, फिर क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में नहीं इंक्रीज हो रहा है, ये क्वेश्चन में इंक्रीज होगा, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन इज, I want you to give me the breakup. I want you me to मतलब give the breakup के present policy और option number 1 में what will be the variable cost and fixed cost, यहाँ पे भी what will be variable cost and what and fixed cost, ठीक है। चलो you can take 2 to 3 minutes workout कि इधर variable cost कितना है, fixed cost कितना है दोनों options में। पॉलिसी का वेरिएबल कॉस्ट इज हाउ मच? इट इज 9 lakhs, ठीक है। चलो ये करेक्ट है। मेरे को इधर का सेल्स का फिगर बताओ तो कितना था? 15 lakhs। ऑप्शन 1 का सेल्स कितना हो जाएगा बताओ जरा? 17 lakhs 25,000। हाँ चलो इधर का फिक्स कॉस्ट बताओ कितना आया? 2,25,000। ये आया क्या पहले सब लोग को? हाँ ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। हाँ सो दिस वन इज करेक्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट इज 9 लाख, फिक्स कॉस्ट इज 2,25,000, ठीक है। चलो अभी मेन टास्क ये है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में क्या होएगा। ऑप्शन नंबर 1 में वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहा है तो अलग अलग आंसर देना, ठीक है। हाँ 10,35,000। और कोई आंसर आ रहा है इसके अलावा? 10,68,750। ओके और कोई? हाँ खुशी इधर लिखा है मैंने 1035 हो गया। चलो 10,68,750। इसके अलावा कुछ और इनोवेशन नहीं? अच्छा 10,35 जिसने वेरिएबल कॉस्ट दिया है 10,35, वो लोग फिक्स कॉस्ट दो कितना आ रहा है? 2,58,750। और जिनको वेरिएबल कॉस्ट 10,68,750 आया है वो लोग देंगे फिक्स कॉस्ट 2,25,000। देखो तुम्हारा माइंड कैसे रीड कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है। अभी देखो यही आया सब लोग को, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आया, ठीक है। देखो अभी फर्स्ट वाले ने क्या किया है, फर्स्ट वाले ने वेरिएबल कॉस्ट पहले है ना सेल 17,25,000 का 75% निकाला, ठीक है। फिर 75% निकालने के बाद में वो लोग ने उसका क्या किया, उसको ब्रेक किया, बराबर है। फिर उसका कितना परसेंट लिया वेरिएबल कॉस्ट? अरे चलो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कितना है भाई?
80, मतलब पहले तुमने सेल्स का 75% निकाला, उसका 80% निकाला, तो ये वेरिएबल कॉस्ट आया। फिर जो 75% का अमाउंट था ना, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, तो ये बच गया, तो ये फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर ली है, ठीक है। अच्छा, अभी सेकंड वाले लोग ने क्या किया है, जो सेकंड आंसर है वो लोग ने क्या किया, वो लोग ने भी 75% निकाला और वो लोग ने फिक्स कॉस्ट को सेम रखा, और बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर है वो लोग ने बोला कि वेरिएबल कॉस्ट है, राइट ना, ऐसे किया ना तुम लोग ने। ठीक है, अभी सुनो यहाँ पे दोनों ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है, बोथ आर रॉन्ग। तेरे कुछ अलग आंसर है। 10,35,000 एंड 2,25,000, ठीक है। उसने क्या किया वो भी मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, उसने किया है वापस 75% निकाला, 75% में से उसने पहले 80% निकाला, और उसने बोला कि अरे फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होने वाला है भाई, ठीक है। तो उसने क्या किया मालूम है, 10,35,000 जो है वेरिएबल कॉस्ट बोल दिया, और उसके बाद में बोल दिया फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा, 2,25,000। यही मेथड यूज़ किया ना बेटा। हाँ, ठीक है। अभी सुनो यहाँ पे, ये करेक्ट आंसर है, लेकिन जो मेथड यूज़ किया वो बरोबर नहीं है, ठीक है ना। वाई दिस इज अ करेक्ट आंसर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना 75% है, बराबर है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स 75%, इसका आंसर आएगा 11,25,000, ठीक है। ये जो 75% होता है ना, वो यही लेवल पे होता है। कौन से लेवल पे, व्हेन द सेल्स आर व्हाट यू नो, सेल्स आर 15 लाख, ठीक है। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक सेल्स बढ़ गया, कितने परसेंटेज से बढ़ गया, 15%, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर सेल्स बढ़ा तो कौन सा कॉस्ट बढ़ेगा और कौन सा कॉस्ट सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि फिक्स कॉस्ट विल रिमेन व्हाट यू रिमेन सेम, ठीक है। तो क्या करना चाहिए था मालूम है, ये 9 लाख को सीधा 15% से बढ़ाना चाहिए था भाई, नहीं समझा ये 9 लाख को सीधा 15% से बढ़ा देने का आंसर वही आएगा, 10,35,000, ठीक है। उसको जो आंसर है वो तुक्के में आया है वो, ठीक है। लेकिन ऐसा आंसर नहीं चाहिए अपने को, वी वांट द एग्जैक्ट प्रॉपर आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन में बैठ गया, सपोज दूसरे क्वेश्चन में नहीं बैठा, राइट, देन दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू डू इट, राइट। सो वी हैव टू इंक्रीज द सेल्स बाय 15%, वेरिएबल कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज बाय हाउ मच, बाय 15%, ठीक है। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। और एक मेथड सिखाता हूँ, क्या करना है मालूम है, ये 9 लाख और ये 15 लाख का रिलेशन निकालने का, रिलेशन मतलब परसेंटेज रिलेशन निकालने का, ठीक है। सो टेक ऑन योर कैलकुलेटर, 9 lakhs डिवाइडेड बाय 15 lakhs इंटू 100। हाँ, कितना परसेंट आया, 60%, ठीक है। तो ये जो नया सेल्स है ना, नया सेल्स, उसका भी 60% यही आंसर देगा तुमको, आया भी, हाँ, ठीक है। सो इट इज 17,25,000 का कितना परसेंट लेना है, 60%। विल गिव यू द न्यू वेरिएबल कॉस्ट 10,35,000, ठीक है। क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है कि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये तो तुमको एक्चुअली चेंज करना ही नहीं चाहिए था, ये ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला जो ऑप्शन है उसमें ये बैलेंसिंग फिगर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम यहाँ पे 75% ले ही नहीं सकते हो पहले तो, ठीक है। अच्छा, क्यों 75% यहाँ पे नहीं ले सकते हो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट थोड़ी ना चेंज हो रहा है, खाली एक ही कॉस्ट चेंज होएगा, कौन सा वाला, वेरिएबल। अगर दोनों चेंज होने वाले रहेंगे तो यहाँ पे 75%, तो यहाँ पे 75%, ये दोनों एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ, सेल्स बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो सेम रहने वाला है, तो कैसे यहाँ पे 75% आएगा, ये 75% से कम हो जाएगा, क्योंकि सेल्स बढ़ा लेकिन फिक्स कॉस्ट बढ़ा नहीं है, ठीक है। यू वांट मी टू गिव व्हाट इज द परसेंटेज ओवर हियर, यहाँ पे 75% है ना कॉस्ट, यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो यू टेक वेरिएबल कॉस्ट 10,35,000 प्लस फिक्स कॉस्ट 2,25,000, इसको डिवाइड करो सेल्स से, 17,25,000%, तो यहाँ पे ना कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा 73.04%, ठीक है। ये क्यों कम हो गया, कोई मेरे को बता सकता है ये कम क्यों हुआ, क्योंकि सेल्स बढ़ा तो खाली वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, बराबर है, फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहेगा, इसके लिए परसेंटेज कॉस्ट विल डिक्रीज, ठीक है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, हैव यू अंडरस्टूड द कंक्लूजन, क्या होएगा इसमें, मेरे को बताओ, सिर्फ और सिर्फ कौन से कॉस्ट को इंक्रीज करना है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन सेम। हाउ टू इंक्रीज अ वेरिएबल कॉस्ट वो समझा, ठीक है। अगर सेल्स बढ़ा 15% से वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज बाय 15%, या तो फिर वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स का रिलेशन निकालने का, वो रिलेशन के हिसाब से वी शुड बी कैलकुलेटिंग द न्यू वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। चलो ये समझा तुम लोग को, ये नोट डाउन करना है, हाँ।
कर लो, चलो तुमको जैसा समझाए वैसा तुम लोग लिखना। हाँ क्या हुआ? इसमें एक्चुअली मैथ्स का कोई रोल नहीं था, ये जनरल था, ये बहुत ही जनरल था। ठीक है, वंदना नहीं, ऐसे ही सीखोगे। और इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो मैंने तुमको बताया, ठीक है, ये मेरे को हर बैच में से ऐसा मालूम पड़ता है कि ये लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। इसके लिए मैंने तुम्हारा माइंड, मैंने बोला मैंने तुम्हारा माइंड रीड किया है वो, ठीक है। सो इट इज़ नॉट रीडिंग, इट इज़ एक्सपीरियंस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो हर बैच में ऐसा होता है, एक आध बैच में किसी ने बोल दिया रहेगा तो ठीक है, हाँ, अदरवाइज आई गेट द सेम आंसर व्हाट यू ऑल हैव गिवन टू मी। लेकिन तुमने ज़्यादा इनोवेटिव आंसर्स नहीं दिए हैं मेरे को, इससे भी इनोवेटिव मिले हैं। हाँ, मतलब इसके अलावा भी फिगर्स आते हैं। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। हाँ, तो ये 1035 कैसे कैलकुलेट किया, तो उसके दो ये है, क्या बोलते हैं उसको, मेथड्स है। फर्स्ट इज इट इज 9 lakhs प्लस 15% एंड सेकेंड इज 17,25,000 इंटू 60%, ठीक है। तो ऐसा करके 10,35,000 आएगा। और ये इसको तो हाथ ही नहीं लगाना है, क्योंकि ये तो बोल ही दिया है क्वेश्चन में कि ये तो चेंज होने वाला नहीं है। सो दिस विल रिमेन व्हाट इन रिमेन सेम, कांस्टेंट रहेगा वो। अभी मेरे को नेट बेनिफिट निकाल के दो, चलो, एवरीथिंग इज देयर, यू कैलकुलेट द नेट बेनिफिट। आएगा ना निकालने को? तो नेट बेनिफिट कैलकुलेट करके दो। तुम लोग में से कितने जन ने मैथ्स नहीं लिया था 11th-12th में? एक दो, बस दो ही जन, बाकी लोग ने लिया हुआ था मैथ्स। तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं भी मैथ स्टूडेंट नहीं था, मतलब मैंने भी नहीं लिया था 11th-12th में, ठीक है। लेकिन क्या सिंसियरली करोगे तो हो जाता है। आई वॉज ऑल्सो एसपी स्टूडेंट। हो गया, बोल नेट बेनिफिट बोल। 3,750 और इधर 70,000। चलो बराबर है, 3,70,800। सो वी शुड गो विथ व्हाट यू नो, विथ ऑप्शन 1। यू शुड ट्राई टू क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली, वरना देखो किधर अटक गए और फिर बीच में सिलेबस चेंज होता है ना, बहुत दिमाग खराब होता है। मेरा सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है, मेरा मैं फाइनल में अटक गया था, फिर सिलेबस चेंज हुआ, फिर नया सिलेबस पूरा करने का वैसा। इंटर वॉज फर्स्ट अटेम्प्ट, फाइनल में थर्ड अटेम्प्ट में एक ग्रुप हुआ, फोर्थ अटेम्प्ट में सेकेंड ग्रुप हुआ था, वैसा हुआ था। लेकिन फिर सिलेबस चेंज होता है ना बीच में, तो पूरे नए सब्जेक्ट्स डाले थे, वैसा सब होता है ना, तो फिर पूरा बैंड बच जाता है। मतलब इट इज़ एज गुड एज अगेन स्टार्टिंग न्यू वैसे। तो अभी तुमको जो सिलेबस है वो सिलेबस में नॉक ऑफ करने का ट्राई करो। CA exam has nothing to do with your intelligence. Again I am telling you, it is only your sincerity, nothing else. हाँ, तुम एकदम सिंसियर हो गया, रेगुलरली प्रैक्टिस करो, सब कुछ अच्छे से हो जाता है ये। इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड, वो तो हो जाता है, वो प्रोसेस है वो। चलो आया सब लोग को आ गया सेम ये। चलो, नाउ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। चलो देखो क्या दिया है क्वेश्चन 11 में। हो गया, मैं आगे बढ़ूँ कि कोई बाकी है तो मैं रुकता हूँ? बाकी है तेरा? हो गया। नाउ सी है,
Easy Limited specializes in the manufacture of a computer component. The component is currently sold for how much? 1000. ये क्या दिया हुआ अपने को? Selling price. And its variable cost is what you know is 800. ठीक है, 800 रुपये का variable cost है. So variable cost is how much it is? 800. For the year ended 31st of March 2007, the company sold on an average 400 components per month. ठीक है, तो एक महीने का इंफॉर्मेशन दिया है, हमें इसको ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर 400 कंपोनेंट पर मंथ है, मतलब फुल ईयर में कितने कंपोनेंट्स रहेंगे? 4800. सो हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर सोल्ड ड्यूरिंग द एंटायर ईयर इज 400 into 12 which is 4000. कितना आएगा? 800 units. At present the company grants 1 month 1 month's credit to its customer. The company is thinking of extending the same to how many months? To 2 months. On account of which the following is expected. मतलब 1 महीने से 2 महीने पे जाएंगे तो the sales will increase by how much? 25%. There will be increase in what you know, increase in stock by how much? 2 lakhs. There will be increase in what you know, increase in creditors also by how much? By 1 lakh. ठीक है, अच्छा अगर सपोज सेल्स बढ़ जाएगा 25% से, मतलब 4800 का 25% करोगे तो 1200 यूनिट से सेल बढ़ जाएगा. ठीक है, तो 4800 प्लस 1200 ऐसा करके टोटल जो सेल्स करेंगे दैट विल कम टू हाउ मेनी यूनिट्स? 6000 यूनिट्स. ठीक है ठीक है, अभी इसका भी कुछ रेलिवेंस है, इसके बारे में मैं बात करता हूँ. ठीक है, पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी ऑन वेदर और नॉट टू एक्सटेंड द क्रेडिट टर्म्स इफ ऑल द कस्टमर्स अवेल द एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 months. And B में बोला है existing customers do not avail the credit terms but only the new customers avail the same. Assume in this case the entire increase in sales is attributable to the new customer. The company expects a minimum return of 40% on its investment. ठीक है, what is this 40%? ये COCD का रेट है. ठीक है, देखो क्वेश्चन में तो ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है. ठीक है, पहला रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ये बताओ कितने ऑप्शंस इवैल्यूएट करने हैं. टोटल बताओ, टोटल इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ऑप्शन, कितने ऑप्शंस इवैल्यूएट करने हैं और वो ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे. क्योंकि अगर ये रॉन्ग हो गया तो आगे का पूरा कैलकुलेशन जो है वो कोई काम का नहीं है. ठीक है, हाँ बोलो. 4. ओके, चलो चलो जो भी दिमाग में आ रहा है. ऑब्वियसली ये कोई एग्जाम नहीं चल रहा है यहाँ पे. 2 3 3 2. हाँ बोल कौन से 4? अच्छा 3 पे आ गया. 3 बोल, तू बोल कौन सा 3? सारे कस्टमर्स मतलब ओल्ड एंड न्यू. ओके, थर्ड प्रेजेंट पॉलिसी. ओके, सेम है. चलो और कुछ 3 में और कुछ. शी वॉज वेरी क्लोज. और कुछ 3 में? 2 वाले कितने थे? 2 बोल. 1 month और 2 month बस. मतलब सब 1 month कि प्रेजेंट पॉलिसी का 1 month और दूसरा वाला 2 months. मतलब कौन सा 1 month कौन सा 2 month. देखो क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है वरना आगे का कोई कैलकुलेशन काम का ही नहीं है. मैं बोल देता हूँ इसमें. ठीक है, इसमें 2 ही कैलकुलेशन है. पहला तो तुम्हें नंबर ऑफ ऑप्शंस अगर गलत है तो आगे का पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग है. सेकंड इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है COCD का. ठीक है, अच्छा तुम अगर एग्जाम में करके आओगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन ये सब करके आओगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस कैलकुलेशंस है. ठीक है, तो पूरा मार्क्स किसका इसके अंदर मालूम है? पहला तो ऑप्शन का आइडेंटिफिकेशन, दूसरा COCD का कैलकुलेशन इसके अंदर. ठीक है, देखो इसमें ना टोटल 3 ऑप्शंस है. खाली कितने ऑप्शंस है? 3. ठीक है, पहला ऑप्शन जो है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसमें एक्चुअली में ना 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लोग ने बोला है ये वाला जो लाइन है ना, अज्यूम इन दिस केस द एंटायर इंक्रीज इन द सेल्स इज एट्रीब्यूटेबल टू द
न्यू कस्टमर, मतलब ये जो 1200 यूनिट जो है ना एक्स्ट्रा, ये कौन से कस्टमर है? न्यू। और ये 4800 जो है ये कौन से कस्टमर है? ओल्ड कस्टमर्स है, ठीक है। तो अभी जो प्रेजेंट पॉलिसी है उसमें तो खाली ओल्ड कस्टमर्स है, और ओल्ड कस्टमर अभी कितने महीने का क्रेडिट ले रहे हैं? 1 महीने का, ठीक है। तो जो प्रेजेंट पॉलिसी है वो तो आएगा ही आएगा ऑप्शन के अंदर। सो जो प्रेजेंट पॉलिसी है उसमें ओल्ड कस्टमर्स आर टेकिंग अ क्रेडिट ऑफ ओनली 1 मंथ, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, ऑल कस्टमर्स, व्हाट डू मीन बाय ऑल कस्टमर्स? old as well as new, ठीक है। all the customers are going to take what take the extended credit period of how many months? 2 months, ठीक है। मतलब ओल्ड कस्टमर का भी 2 महीना न्यू कस्टमर का भी 2 महीना, ये हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, फिर जो बी है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। बी में बोला है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स मतलब ओल्ड कस्टमर्स डू नॉट अवेल द क्रेडिट टर्म्स, मतलब वो लोग को नया क्रेडिट पीरियड नहीं मिलेगा, लेकिन ओल्ड वाला क्रेडिट तो चलेगा उनका। मतलब जो ओल्ड कस्टमर्स है वो 1 महीने का क्रेडिट लेंगे, और जो नए कस्टमर्स है बट ओनली द न्यू कस्टमर्स विल अवेल द सेम, मतलब जो नए कस्टमर है वो लोग 2 महीने का क्रेडिट लेंगे, ठीक है। दीज आर द 3 ऑप्शंस, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट पॉलिसी, विच कस्टमर एंड हाउ मेनी मंथ्स? यू टेल मी। ओल्ड और न्यू में बात करते हैं, ठीक है। सो ओल्ड कस्टमर 1 मंथ क्रेडिट, ऑप्शन 1 में ओल्ड कस्टमर्स न्यू कस्टमर्स दोनों, ओल्ड कस्टमर विल टेक 2 months, न्यू कस्टमर विल टेक 2 months, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में ओल्ड कस्टमर विल टेक 1 month, न्यू कस्टमर विल टेक 2 months, ठीक है। पहले तुमको ये वाला बाइफर्केशन समझ गया, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, ये जो इंक्रीज इन स्टॉक इंक्रीज इन क्रेडिटर्स हो रहा है, ये ओल्ड कस्टमर की वजह से है कि नए कस्टमर की वजह से है? नए कस्टमर की वजह से, ठीक है। अभी अगर तुमने पहला लेक्चर अटेंड किया रहेगा, फर्स्ट लेक्चर ठीक है, तो मैंने तुमको बताया था ये जो स्टॉक है ना, स्टॉक ये करंट एसेट है, एंड क्रेडिटर्स आर व्हाट करंट लायबिलिटीज, ठीक है। आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ करंट एसेट्स एंड मीनिंग ऑफ करंट लायबिलिटीज, अगर तुमको याद रहेगा तो मैंने बोला था करंट एसेट्स का मतलब होता है द मनी इज ब्लॉक्ड, मनी इज व्हाट मनी इज ब्लॉक्ड, ठीक है। एंड करंट लायबिलिटी का मतलब होता है हमें रिलीफ मिल रहा है, क्या मिल रहा है? रिलीफ, ठीक है। तो जैसे जैसे नए कस्टमर आएंगे ना तो अपना पैसा और ब्लॉक हो जाएगा, किस में ब्लॉक हो जाएगा? स्टॉक के अंदर, ठीक है। अच्छा, कितना पैसा ब्लॉक हो जाएगा अपना? 2 lakhs, ठीक है। और सामने ना क्रेडिटर्स अपने को रिलीफ देंगे, कितने का रिलीफ देंगे अपने को? 1 लाख, राइट। तो क्या होगा अगर हम नए कस्टमर के लिए जाएंगे तो तुम्हारा नेट अमाउंट कितना ब्लॉक हो जाएगा मालूम है? 1 लाख। हाउ मच विल बी ब्लॉक्ड इज 1 लाख, ठीक है। मतलब क्या होएगा, तुम्हारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो ब्लॉक्ड है ही, इसके अलावा भी और एक्स्ट्रा पैसा ब्लॉक हो रहा है, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा पैसा ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। सो यू विल बी losing your interest not only on the variable cost, you will be losing interest on this extra amount also, that is what that is blocked, ठीक है। so what is the net amount that is blocked, पहले ये बताओ मेरे को? 1 लाख, ठीक है ना। हाउ डिड यू गेट दिस 1 लाख? तो स्टॉक बढ़ा एक अपना 2 लाख से, सामने रिलीफ मिला कितने का? 1 लाख, तो कितना पैसा ब्लॉक हुआ एडिशनली? 1 लाख, ठीक है। तो पहले 1 लाख समझा क्या है। अच्छा, ये कौन से कस्टमर की वजह से होएगा? ओनली बिकॉज ऑफ विच कस्टमर्स? न्यू कस्टमर्स, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट है, तो तुमको फर्स्ट पॉइंट समझा 1 लाख क्या है, ठीक है। अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये 1 लाख जो ब्लॉक हुआ है ये कितने टाइम के लिए ब्लॉक होगा? ये कितने टाइम के लिए ब्लॉक होगा मालूम है? 2 months। और ये जो अमाउंट दिया है ना ये 2 महीने का ही अमाउंट है। वापस बोलूं, ये जो एडिशनल पैसा स्टॉक के अंदर ब्लॉक होएगा, जो एडिशनल पैसा क्रेडिटर्स के अंदर ब्लॉक होएगा, ये एक्स्ट्रा 2 महीने के लिए ही होगा। मतलब ये जो 1 लाख का जो अमाउंट है ना ये 2 महीने का अमाउंट है। कितने महीने का अमाउंट है? 2 महीने का, ठीक है। तो 2 चीज देखो तुमको मालूम होना चाहिए इफ आई गो फॉर COCD का कैलकुलेशन। पहला, 1 लाख जो है ये एक्स्ट्रा पैसा ब्लॉक हुआ है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा पैसा ब्लॉक हुआ है जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है ये ऑलरेडी 2 महीने का अमाउंट है। कितने महीने का अमाउंट है ये? 2 महीने का, ठीक है। ये 2 चीज अगर याद रहेगा तो COCD में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। सो आर यू इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज 1 लाख? अभी तुमको दूसरा पॉइंट ये समझा कि जो 1 लाख है ये खाली 2 महीने का अमाउंट है, क्योंकि जो नया क्रेडिट जो मतलब यहाँ पे जो नए कस्टमर्स है वो सिर्फ कितने महीने का क्रेडिट ले रहे हैं? 2 महीने का। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा ब्लॉक हो रहा है ये सिर्फ 2 महीने का अमाउंट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलो, नाउ वी विल फर्स्ट राइट डाउन evaluation of credit policies.
प्रेजेंट पॉलिसी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2. ओल्ड कस्टमर्स एंड न्यू कस्टमर्स. प्रेजेंट पॉलिसी में सिर्फ ओल्ड कस्टमर्स है, उनको हम कितने महीने का क्रेडिट दे रहे हैं? 1 मंथ. ऑप्शन नंबर 1 में ओल्ड कस्टमर्स 2 महीने का क्रेडिट लेंगे, नए कस्टमर भी 2 महीने का क्रेडिट लेंगे. और ऑप्शन नंबर 2 में ओल्ड कस्टमर 1 महीने का क्रेडिट कंटिन्यू करेंगे, खाली नए कस्टमर कितने महीने का क्रेडिट लेंगे? 2 मंथ्स का. अच्छा, ये जो लिखा हो पहले समझा. अभी अगर ये बराबर नहीं रहेगा तो आगे का कोई कैलकुलेशन कुछ काम का ही नहीं है. ठीक है. सो दिस इज दी व्हाट दिस इज द बेसिक. ठीक है, जहां से अपने को स्टार्ट करना है. ठीक है. चलो, अभी यहाँ पे सबसे पहले आएगा सेल्स यूनिट्स. प्रेजेंट पॉलिसी में सेल्स यूनिट खाली ओल्ड कस्टमर के हैं 4800. ऑप्शन 1 में ओल्ड वाले के भी आएंगे, न्यू वाले के भी आएंगे. ठीक है. ओल्ड वाले के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चाहिए तो 4800 है, न्यू वाले का 1200 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6000. ऑप्शन 2 में भी दोनों है तो 6000. क्लियर? इधर तक क्लियर? ठीक है. देन वी कैन राइट सेल्स फिगर. सेल्स एट द रेट ऑफ, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट? वी हैव 1000. सो 1000 पर यूनिट, तो यहाँ पे आएगा 48 लाख का सेल्स, यहाँ पे आएगा 60 lakhs, और यहाँ पे भी कितना आएगा? 60 lakhs. चलो, 48 लाख, 60 lakhs एंड 60 lakhs. ठीक है. फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेस वेरिएबल कॉस्ट विच इज एट द रेट ऑफ 800 पर यूनिट. अभी क्योंकि अपना COCD इजीली कैलकुलेट हो जाए, हम वेरिएबल कॉस्ट को ब्रेक कर देंगे बिटवीन ओल्ड एंड न्यू. अभी जो प्रेजेंट पॉलिसी है उसमें तो न्यू कस्टमर है ही नहीं. ठीक है. तीनों केस में बताओ ओल्ड कस्टमर के यूनिट्स कितने हैं? 4800. सो 4800 इंटू 800 करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा. सो दिस विल बी 38 lakhs 40,000. तो प्रेजेंट में भी आएगा, ऑप्शन 1 में भी आएगा, ऑप्शन 2 में भी आएगा. ऑप्शन 1 में आएगा न्यू कस्टमर का 1200 यूनिट इंटू 800. ठीक है. सो दिस विल बी 9,60,000. 9,60,000. चलो, इतना करके आओगे तो 1 मार्क ही मिलेगा खाली. अभी पूरा कैलकुलेशन, पूरा मार्क्स किसका है इसके अंदर? अभी COCD का. Now this is your contribution. यही तुम्हारा GP है, यही तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यही तुम्हारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है. सब कुछ यही है, कुछ भी नहीं है इसमें. ABCD कुछ भी नहीं है. चलो, ये कितना आएगा? 9,60,000. 12, और इधर भी कितना आएगा? 12. ठीक है. सो 9,60,000, 12 lakhs, 12 lakhs. लेस कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स. इसको अलग से वर्किंग नोट से करना पड़ेगा. वर्किंग नोट नंबर 1. ठीक है. वर्किंग नोट नंबर 1. नाउ अंडरस्टैंड दिस. वर्किंग नोट नंबर 1 COCD का कैलकुलेशन है. ठीक है.
सबसे पहले आएगा प्रेजेंट पॉलिसी। अभी प्रेजेंट पॉलिसी में तो बहुत सिंपल है, ठीक है। प्रेजेंट पॉलिसी में कौन से कस्टमर से, पहले ये बताओ, खाली ओल्ड कस्टमर है, तो जो भी पैसा ब्लॉक हुआ रहेगा ओल्ड का ही रहेगा, ठीक है। सो हमें यहाँ पे ओल्ड कस्टमर का जो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, उसके ऊपर 40% लेना है। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 1 मंथ, ठीक है। तो ओल्ड कस्टमर का वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 38,40,000 इंटू 40% इंटू 1/12, तो ये आएगा 1,28,000, ठीक है। चलो ये सिंपल है। फिर हम आते हैं ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में दोनों कस्टमर्स है, ओल्ड भी है और न्यू भी है, ठीक है। तो पहले ये बताओ कि ओल्ड कस्टमर का कौन से अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होएगा? ओल्ड कस्टमर का उनके वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। तो उनका वेरिएबल कॉस्ट कितना है भाई? 38,40,000, इसका 40%, लेकिन 2 महीने के लिए अभी, सो 2,56,000। इसमें न्यू कस्टमर भी है। न्यू कस्टमर का वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 9,60,000। ए रुक जाओ, बाद में मैं देता हूं टाइम कॉपी करने को, समझना बहुत जरूरी है इसमें। इंटू 2/12, ठीक है। सो दिस अमाउंट विल बी 64,000, ठीक है। अभी जो न्यू कस्टमर है ना, उनके वजह से और एक्स्ट्रा पैसा ब्लॉक हुआ है। कितना एक्स्ट्रा पैसा ब्लॉक हुआ है? 1 लाख, ठीक है। तो उसके ऊपर भी COCD लेना है, तो ये आएगा 1 लाख। अभी तुम जो कर रहे हो वो नहीं करना है एक्चुअली, रुको। हाँ, तुम ले रहे हो 1 लाख इंटू 40% इंटू 2/12, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सुनो इधर देखो, 9,60,000 है, इंटू 40% है, इंटू 2/12 है, तो ये तुमको कितना दे रहा है भाई? 64,000, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली, तो ही तुमको समझेगा कि वो क्या है, 1 लाख क्या है। 9,60,000 जो है ये फुल ईयर का अमाउंट है। क्या है ये? फुल ईयर का अमाउंट। फुल ईयर के अमाउंट के ऊपर 40% अप्लाई करेंगे। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 2 मंथ्स, ठीक है। अगर मैं ये इक्वेशन को ऐसे लिखूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? 9,60,000 इंटू 2/12 इंटू 40%, विल इट मेक एनी डिफरेंस? नो, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैंने खाली इधर उधर किया है वो, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मुझे 9,60,000 इंटू 2/12 अगर मैं तुमको बोलता हूं करने के लिए, तो कितना आ रहा है बताओ जरा? ये 1,60,000, ठीक है। तो अगर सपोज मेरे पास 1,60,000 है, ठीक है, तो मुझे 1,60,000 के ऊपर स्ट्रेट अवे क्या लेना पड़ेगा? 40%, विल गिव मी व्हाट? विल गिव मी 64,000, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड ये क्या है? ये है ना, ये फुल ईयर का अमाउंट है। क्या है ये? फुल ईयर का अमाउंट, ठीक है। लेकिन जब भी मैंने 9,60,000 इंटू 2/12 किया ना, तो ये जो अमाउंट आया ना, ये 2 महीने का अमाउंट है। नहीं समझा? ये कितने महीने का अमाउंट है? 2 महीने का, ठीक है। तो 2 महीने का अमाउंट अगर अवेलेबल है तो उसके ऊपर स्ट्रेट अवे क्या करना है? 40% अप्लाई करना है, ठीक है। इधर वापस इंटू 2/12 नहीं करने का, क्योंकि वो 2/12 ऑलरेडी हो चुका है। तो इसके लिए 1,60,000 जो है ये 2 महीने का अमाउंट है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो तुम्हारा 1 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा ब्लॉक हो रहा है, ठीक है, ये कितने महीने का अमाउंट है? ये ऑलरेडी 2 महीने का अमाउंट है, ठीक है। तो 1 लाख के ऊपर स्ट्रेट अवे क्या करना पड़ेगा? 40% अप्लाई करना है उसके ऊपर, ठीक है। इधर इंटू 2/12 करना नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जो 1 लाख अपने पास अवेलेबल है ना, उसको स्ट्रेट अवे क्या करोगे? 40%, तो कितना आ जाएगा? ये 40,000। अभी ये टोटल करो, ये टोटल COCD है। 3,60,000। दिस कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला कैलकुलेशन समझा तुम लोग अभी? हाँ, इसके लिए मैंने बोला 2 चीज़ है। 1 लाख, पहले 1 लाख तो 2 महीने का अमाउंट है, और ये 1 लाख जो है एक्स्ट्रा पैसा ब्लॉक हो रहा है नए कस्टमर की वजह से, और ये ऑलरेडी 2 महीने का ही अमाउंट है। अगर ये ऑलरेडी 2 महीने का अमाउंट है तो इंटू 2/12 नहीं करना है, ये ऑलरेडी करने के बाद वाला अमाउंट है ये, ठीक है। चलो अभी मेरे को बताओ ऑप्शन नंबर 2 में कैलकुलेशन कैसे होंगे। पहला ओल्ड कस्टमर आएगा, कितना अमाउंट?
38,40,000 इंटू 40% इंटू 1/12, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1/12, सो दिस विल बी हाउ मच नाउ, 1,28,000, ठीक है। चलो फिर आएंगे न्यू कस्टमर। न्यू कस्टमर का तो कैलकुलेशन सेम ही रहेगा, 9,60,000 इंटू 40% इंटू 2/12, सो दिस विल बी, और वापस ये न्यू कस्टमर है, इसके लिए अगेन ऑन दिस 1 लाख, अगेन ऑन दिस 1 लाख स्ट्रेट अवे कितना परसेंटेज, 40%, सो दिस विल बी ऑल्सो हाउ मच, 40,000, ठीक है। चलो इसका टोटल लो, 2,32,000, ठीक है। दिस इज हाउ COCD विल बी कैलकुलेटेड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन सा कैलकुलेशन नया था तुम्हारे लिए, तुमको समझा, ये 1 लाख वाला पॉइंट समझा, ये बहुत 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 क्रूशल है, ये इधर इंटू 2/12 कर दिया, ठीक है, तो तुम्हारा इंटू 3/12 हो जाएगा, अटेम्प्ट बोल रहा हूँ मैं, हाँ। सो यू टू बी वेरी केयरफुल, इधर 2/12 करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी कितने महीने का अमाउंट है ये, 2 महीने का, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 40%, ठीक है। छापो अभी, फिर ये अमाउंट डाल देना उधर, 128 COCD में फॉर द प्रेजेंट पॉलिसी, 360 ऑप्शन 1 का एंड 232 फॉर ऑप्शन 2। ये कितना था, 1,28,000, फिर कितना है, 3,60,000 एंड 2,32,000। ये माइनस करके मिलेगा नेट बेनिफिट 8,32,000 9,68,000। इसका ये बताओ कंक्लूजन क्या आएगा, व्हाट इज अ कंक्लूजन, वी शुड गो विथ ऑप्शन 2, दैट मीन्स कि जो नया क्रेडिट पीरियड है वो सिर्फ किसको देना चाहिए, नए कस्टमर को, ठीक है। ओल्ड कस्टमर्स का क्रेडिट पीरियड विल कंटिन्यू टू बी 1 मंथ, ठीक है। क्या इसमें कंपनी को कोई प्रॉब्लम हो सकता है, होगा ना, इधर ओल्ड कस्टमर्स चढ़ जाएंगे, इधर बोलेंगे ये लोग नया कस्टमर है, उनको 2 महीने का क्रेडिट है, हमको 1 महीने का क्रेडिट है, तो ये इसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो क्या हमें ये प्रॉब्लम को क्रिएट करना है ये क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉब्लम बताओ, नहीं, तो ऐसा कुछ क्रिएट नहीं करके आने का, ठीक है। हाँ, तो अगर पूछा रहेगा कि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बताने का, और प्रॉब्लम नहीं है तो क्रिएट करके नहीं आना, ये खाली तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ठीक है। ये चलो समझा, ये क्वेश्चन समझा, चलो टुडे विल वाइंड अप अर्ली। अभी अपना जो बचा है ना वो है क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 एंड फैक्टोरिंग में रिजल्ट के बात कराऊंगा उस ये फाइनल का है, और एक क्वेश्चन नंबर 19 जो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा आराम से, ठीक है। चलो आज़ाद, कल है लेक्चर की छुट्टी है, छुट्टी है, मज़ा करो, चलो।